बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कोल। और ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है पेपर्स के लिहाज से। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस भी आपके जो है वो पेपर में आ सकते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक आपका पेपर्स के लिहाज से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको आज बताऊंगा कि कोल क्या है और कोल से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमें हासिल होती हैं, उन्हें हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कितना यूज़फुल जो है वो हमारे लिए कोल है और किन मकासद में ये यूज़फुल है। आज सारी बात जो है वो इस टॉपिक के अंदर की जाएगी आपके साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोल है क्या। A combustible black or dark brown rock consisting chiefly of carbonized plant matter found mainly in underground seams and used as fuel। कार्बन या कोल जो है वो बेसिकली डार्क ब्राउन कार्बनाइज्ड प्लांट मैटर है। ये पौधों से बनता है, डेड प्लांट से बनता है और ये एक स्लो प्रोसेस है। एक लकड़ी को कोयले में तब्दील होने के लिए हज़ारों साल दरकार होते हैं। अब ये होता किस तरह? हज़ारों साल पहले जो ज़मीन के ऊपर दरख्त और पौधे मौजूद थे वो ज़मीनी तब्दीलियों के बाइस या कुदरती आफात के बाइस मर गए। अब जब सैलाब आते हैं या आंधी आती है या तूफ़ान आते हैं तो इसके बाइस वो पौधे जो हैं वो गिर जाते हैं, मर जाते हैं और वो फिर दरियाओं के साथ या नदी नालों के साथ बह जाते हैं और वो बहते हुए दरियाओं में या समुंदर में पहुंच जाते हैं या फिर नदी नालों में पहुंच जाते हैं, जिसके जहाँ पे पहुंचने के बाद इनके ऊपर मिट्टी की तह जो है वो जमती चली जाती है, यानी मिट्टी की तह जो है वो इनके ऊपर बनती चली जाती है। इसके बायस आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रने के साथ साथ जो वो डेड प्लांट्स हैं वो ज़मीन के अंदर दफन होते चले जाते हैं। इसके बायस ज़मीन का हाई प्रेशर जो है वो उनको वहाँ पे मिलता है और ज़मीन के अंदर जो मौजूद हीट है वो उस लकड़ी के ऊपर बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और हीट जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होना शुरू होती है और हाई प्रेशर भी जो है वो इसके ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। याद रहे कि यहाँ पे हवा की कोई मौजूदगी नहीं है, ये हवा की अदम मौजूदगी में ये सारा काम होगा, मगर ये सारा काम वक्त गुज़रने के साथ साथ होता है और ये इंतहाई स्लो प्रोसेस है। इसके अंदर तकरीबन 5000 साल भी कम से कम लग जाते हैं एक लकड़ी को कोयले में तब्दील होने के लिए। तो जब एक लकड़ी कोयले में तब्दील हो जाती है तो उस कोयले के अंदर क्या क्या मौजूद है? कोल इज़ मोस्टली कार्बन विद वेरिएबल अमाउंट ऑफ अदर एलिमेंट्स, यानी कोल के अंदर कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, मसलन हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। Coal is formed when dead plant matter decays into the peat and it is converted into coal by heat and the pressure of deep burial over millions of years। यानी ये वही बात है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि एक लकड़ी को कोयले में तब्दील होने के लिए हज़ारों साल दरकार होते हैं और ये इंतहाई एक स्लो प्रोसेस है। एक लकड़ी का मुकम्मल तौर पे कोयले में तब्दील होने के अमल को हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कोल या फिर हम इसको दूसरा नाम कार्बनाइजेशन का नाम भी दे सकते हैं। कार्बनाइजेशन की डेफिनेशन भी आपको पेपर में आ सकती है कि कार्बनाइजेशन क्या है, तो आपने वहाँ पे बताना है कि कार्बनाइजेशन इज़ द टर्म ऑफ कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू द कार्बन और कार्बन कंटेनिंग रेजिड्यू थ्रू द पायरोलिसिस एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यानी एक लकड़ी का कोयले में तब्दील होने का जो अमल है इसको हम लोग कार्बनाइजेशन कहते हैं, या आसान अल्फाज में हम ये कह लें कि एक लकड़ी के कोयले में तब्दील होने के अमल को हम लोग कार्बनाइजेशन कह सकते हैं, या कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू द कोल इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन। नेक्स्ट जो है वो आपको मैं कोयले की इकसाम की तरफ लेकर आऊँगा। कोयले की जो सबसे पहली किस्म है वो है पीट, दूसरी किस्म है लिग्नाइट और तीसरी है बिटुमिनस और चौथी है एंथ्रासाइट। ये हैं कोयले की 4 इकसाम और ये कोयले की इकसाम जो हैं वो वक्त गुज़रने के साथ साथ बनती हैं। जो आपको कोयला ज़मीन की सबसे ज़्यादा गहराई में जाके मिलेगा वो सबसे बेहतरीन किस्म का कोयला होगा और जो ज़मीन की बालाई तह से आपको कोयला हासिल होगा वो सबसे घटिया किस्म का कोयला होगा। तो कोयला एक लकड़ी जो है वो जितना वक्त ज़मीन के अंदर गुजारती है उस बुनियाद पे कोयले की जो है वो हम क्वालिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी जितना वक्त उस लकड़ी ने ज़मीन के अंदर गुजारा होगा
कोयले में तब्दील होने के लिए, उसी हिसाब से उसके अंदर कार्बन कंटेंट में भी इजाफा होता चला जाता है। एक लकड़ी के अंदर या एक कोयले के अंदर जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा, उसी हिसाब से वो अपनी जो है वो क्वालिटी कोयले की बरकरार रखेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा कार्बन कंटेंट की बुनियाद पे कोयले की इकसाम को जो है वो मैं डिफ़ाइन करता हूँ। 4 इकसाम आपने देखी हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। अब आप इसमें देखेंगे कि सबसे बेहतरीन किस्म का कोयला कौन सा है और सबसे घटिया किस्म का कोयला जो है वो इसमें कौन सा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीट की। पीट अपने अंदर जो है वो 60% कार्बन कंटेंट रखता है और ये सबसे कम कार्बन कंटेंट है किसी भी कोयले के अंदर पाए जाने वाला। तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होगा वो पीट है, क्योंकि इसके अंदर 60% कार्बन कंटेंट पाया जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करें वो है लिग्नाइट, और लिग्नाइट जो है वो अपने अंदर 70% कार्बन कंटेंट पाया जाता है और ये जो है वो पीट्स के मुकाबले में कुछ बेहतर किस्म का कोयला है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट की जो क्वांटिटी कह लें या कार्बन कंटेंट कह लें वो पीट के मुकाबले में ज़्यादा है। इससे जो बेहतर है वो बिटुमिनस है, वो अपना 80% अपने अंदर कार्बन कंटेंट रखता है, वो इन दोनों से बेहतर है। और जो सबसे बेहतरीन किस्म का कोयला है वो है एंथ्रासाइट, और ये अपने अंदर 90% कार्बन कंटेंट को रखता है। और ये आपको ऐसा कोयला ज़मीन की सबसे ज़्यादा गहराई में जाके मिलेगा, क्योंकि ये वो वाहिद कोयला है जिसने सबसे ज़्यादा वक्त ज़मीन के अंदर गुजारा है। कोयले के कार्बन कंटेंट की बुनियाद पर हम कोयले को जो है वो डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ करते हैं, इनके कार्बन कंटेंट की बुनियाद पर। ये आप लोग अपने जहन में रखेंगे, मैं रिपीट किया है इस चीज़ को कि कार्बन कंटेंट की बुनियाद पर कोयले को जो है वो डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जब एक कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान हमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इससे हासिल होते हैं। ये बात आपको याद रहे कि कोयले की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो इसमें से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें हासिल होते हैं, जिनमें से चंद का जिक्र जो है वो मैं आपके सामने करता हूँ। सबसे पहली बात, कोयले में से जो आपको चीज़ हासिल होती है वो है कोल गैस। ये वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, लोअर मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हैं। जब कोयला टूटता है, कोयले का ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन के दौरान सबसे पहले उसके अंदर कोल गैसेस रिलीज़ होती हैं। कोल गैस जो है वो डिफरेंट गैसेस का मुरक्कब है, जिसमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन वगैरह शामिल है। ये भी याद रहे कि ये सबसे लोअर मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस होते हैं। ये सबसे पहले ज़मीन की सतह पे जो है वो आते हैं कोयले में से निकलकर। उसके बाद जो दूसरा है वो अमोनिकल लीकर है। ये भी अपनी नौइयत के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये बेसिकली वाटर और अमोनिया गैस का मिक्सचर है, जिसको मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स की तैयारी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। थर्ड नंबर है कोल तार। कोल तार जो है वो एक ब्लैकिश किस्म का जो है वो कॉम्प्लेक्स किस्म का मिक्सचर है। इसके अंदर 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स हम बड़ी आसानी से जो है वो फ्रैक्शनेटिंग टावर में सेपरेट कर लेते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करते हैं अभी, बल्कि चारों के बारे में डिटेल में हम जो है वो बात करेंगे थोड़ी देर तक। जो चौथा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होता है वो है कोक, और कोक अपने अंदर 98% कार्बन कंटेंट रखता है, जिसको रूफ्स और रोड सरफेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको डिटेल की तरफ लेकर आता हूं कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोल गैस के मुतालिक। और कोल गैस क्या है? कोल गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसेस हीट व्हेन बर्न्ड इन द एयर। कोल गैस जो है वो बेसिकली मिक्सचर है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। जब कोल गैस को ओपन एयर में जलाया जाता है तो ये हीट पैदा करते हैं। कोल गैस की बड़ी कॉमन एग्जांपल आपको घरों में मिल जाएगी, सुई गैस है, जिसको आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसको ओपन एयर में जब जलाते हैं तो ये हीट पैदा करते हैं, जिसको आप कुकिंग पर्पसेस में इस्तेमाल करते रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके साथ जिक्र कर रहा है कोल गैसेस की बर्निंग के वजह से या हीट पैदा करने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में
इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये एक इनर्ट एटमॉस्फेयर जो है वो फ़राहम करता है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में। अब मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या है? मेटलर्जिकल प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस इन विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम द मिनरल्स एंड ओर्स। मेटलर्जिकल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेटल्स को अलग करते हैं मिनरल्स और ओर्स में से, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा हीट जो है वो दरकार होती है, और वहाँ पे हम लोग जो है वो कोल गैस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कोल जो है, कोल गैस जो है वो एक रिड्यूसिंग और या फिर इनर्ट एटमॉस्फेयर जो है वो मेटलर्जिकल प्रोसेस में फ़राहम करता है, जिसकी वजह से मेटल्स जो है वो इजीली मिनरल्स और ओर्स से एक्सट्रैक्ट आउट किए जाते हैं। सेकंड जो जिक्र करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ वो अमोनिकल लिकर है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ इस चीज़ का जिक्र किया है कि अमोनिकल लिकर इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ अमोनिया गैस एंड वाटर, और इसको जो है वो हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको बता दूँ। अमोनिकल लिकर को जो है वो हम लोग नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा सल्फेट फर्टिलाइज़र्स बनाने में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स, इन शॉर्ट वर्ड्स वी कैन से कि हम लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स की तैयारी में अमोनिकल लीकर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ज़्यादा अब आजकल के दौर में अब जो है वो अहम हो चुका है, वो इस हवाले से कि हम लोग दिन ब दिन ये चाहते हैं कि हम लोग अपनी पैदावार को जो है वो फसलों की पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो पैदावार को बढ़ा हम लोग जो है वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स का सहारा लेते हैं। ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जो हैं वो ज़मीन में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर देते हैं, जो कि एक पौधे को बढ़ने के लिए, पौधे की नशो-नुमा के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। इस वजह से हम लोग जो है वो पौधों को खाद जो है डालते हैं। पौधों को खाद डालने से ये होगा कि ज़मीन से उन पौधों को न्यूट्रिएंट्स उठाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ये वाले जो खाद होती है ये पानी में इजीली सॉल्युबल होती है। जैसे ही आप पानी के अंदर डालेंगे तो ये पानी के अंदर हल हो जाएगी। तो जब ये पानी के अंदर हल हो जाएगी तो पौधा इस खाद को या इन न्यूट्रिएंट्स को बहुत जल्दी उठा लेता है और वो बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप पौधे के गिर्द नेचुरल फर्टिलाइज़र्स डालेंगे तो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स एक डालने का जो अमल है वो एक स्लो प्रोसेस है। पौधे का जो बढ़ने का अमल है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा या स्लो होता है। उस दौरान फसल तो आपको अच्छी हासिल होगी, मगर जो है वो प्रोसेस स्लो है। तो यहाँ पे प्रोसेस को तेज़ करने के लिए हम लोग जो है वो फर्टिलाइज़र्स का सहारा लेते हैं। इस वजह से हम लोग साल में 2 से 3 फसलें बड़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं। अब ज़रूरत इस अमर की भी है कि पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा हो रहा है। तो हमारी ये ज़रूरत है कि हम खुराक की ज़रूरत को भी पूरा करें, ना सिर्फ अपनी बल्कि बाकियों की खुराक की भी जो है ज़रूरत पूरी की जा सके। इससे फ़ायदा ये होगा कि बाकियों की खुराक की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि आप इससे कसीर ज़र मुबादला जो है वो कमा सकते हैं या आप हासिल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अहम इंडस्ट्री है, किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। किसी भी मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जो फर्टिलाइज़र्स की इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। तो इस हवाले से भी अगर हम देखें तो अमोनिकल लीकर का जो है वो बहुत बड़ा अहम किरदार है एक मुल्क की तरक्की में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है कोल तार। और कोल तार मैंने आपको बताया कि ये थिक ब्लैकिश किस्म का जो है वो लिक्विड है, और इसके अंदर 200 से ज़्यादा, बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है, 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इनमें जो ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं वो एरोमेटिक हैं। लफ्ज़ एरोमेटिक इज़ बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द वर्ड एरोमा। एरोमा मीन्स फ्रैग्रेंस, यानी खुशबू देने वाले कंपाउंड्स। आप 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोल तार से हासिल करते हैं, इसमें ज़्यादातर कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि खुशबू देने वाले कंपाउंड्स होते हैं। अब 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एक कॉम्प्लेक्स किस्म का लिक्विड है, इसमें 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग करना भी एक बड़ा मसला आपके सामने आएगा। अब इन 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग करने का एक बड़ा आसान सा हल निकाला गया है कि हम इसके लिए एक फ्रैक्शनेटिंग टॉवर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स बड़ी आसानी से हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक है। चंद एरोमेटिक कंपाउंड्स का जिक्र जो है वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। उनमें से बेंजीन, फिनॉल, टोलिन, एनालिन है। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स की तैयारी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्लोसिव्स, पेंट्स, वार्निशेस पेंट्स,
सिंथेटिक फाइबर्स, पेस्टिसाइड्स और इसके अलावा बहुत से पेश कीमती केमिकल्स की जो है वो तैयारी में हम लोग इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं अब या यूज़ करते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कोल तार के अंदर, इनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ब्लैक रेजिड्यू जो है वो बाकी रह जाएगा, जिसको हम लोग पिच का नाम देते हैं। ये आप लोगों ने जहन में रखना है, पेपर में भी आपको पिच की डेफिनेशन आ जाती है कि आप कोल तार में से जब अपने यूज़फुल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ब्लैक रेजिड्यू जो है वो पीछे रह जाता है, जिसको हम लोग पिच का नाम देते हैं, जिसको बाद में हम लोग रोड सरफेसिंग या रूफ्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में हम जिक्र करने जा रहे हैं कोक के मुतालिक। कोक जो है वो अपने अंदर 98% कार्बन कंटेंट रखता है, 98% कार्बन कंटेंट। अब ये वो सॉलिड रेसिड्यू है जो कि कोल में से सब कुछ निकल जाता है तो ये पीछे रह जाता है। जब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होने के बाद जो कोयला बाकी रह जाता है, यानी तमाम जो उसके अंदर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं, जब सारे निकल जाते हैं उसके अंदर से, तो पीछे जो सॉलिड किस्म का मटेरियल रह जाएगा उसको हम लोग कोक का नाम देते हैं। ठीक है, इस कोक को भी हम लोग जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, स्पेशली जब हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट करना होता है, आयरन को हासिल करना होता है, लोहे को हासिल करना है, तो इस दौरान हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये जो कोक है ये एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो है फ्राहम करता है। जब कोक को आप हीटअप करेंगे, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो वहाँ पे होंगे, बहुत ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज़ होगी और बहुत ज़्यादा हीट जो है वो हमें आयरन की एक्सट्रैक्शन में हमारी मदद करेगी। और इसके अलावा हम लोग कोक को जो है वो फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस हवाले से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने आपको बताना था कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सटेंसिव क्वेश्चन दोनों ही काफ़ी सारे यहाँ से जो है वो बन सकते हैं। इस वजह से आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।